तो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है सदिश बीजगणित। क्या नाम है? सदिश बीजगणित। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, स्टार्ट करें। देखिए, ये जो सदिश शब्द है ना, जिसको इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं, ये आपने क्लास 9-10 में बहुत बार सुना होगा। 9th की साइंस में आता था ये, 10th में भी इसका यूज होता था। याद है क्या? याद नहीं तो मैं बता देता हूँ। क्लास 9th की साइंस में एक क्वेश्चन आता था कि भाई द्रव्यमान और भार में अंतर बताओ। आता था ना? ऐसे एक क्वेश्चन और क्वेश्चन आता था। एक तो आता था द्रव्यमान और भार में अंतर बताओ, एक आता था और वेग में अंतर बताओ, और इसी टाइप का एक और प्रश्न हमें देखने को मिलता था जो कि होता था भैया दूरी और विस्थापन में अंतर बताओ। याद है कि भूल गए? इस टाइप के प्रश्न आते थे बेटा। तो वहां पर तुम सबसे पहली बात यही लिखते थे कि भाई द्रव्यमान जो है ये तो है अदिश। अदिश माने कि दिशा दिशा से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दिशा चेंज कर दो द्रव्यमान सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता दिशा से द्रव्यमान को। और भार जो है ये है सदिश। सदिश माने कि दिशा चेंज करोगे तो भार भी चेंज हो सकता है। ठीक है ना? भार का दिशा से, भार और दिशा का एक दूसरे से रिलेटेड है। भार चेंज करो, दिशा चेंज करोगे तो भार चेंज हो सकता है भैया। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो अदिश है भैया। अदिश माने कि तुम किसी बंदे को कहीं भी उठा कर रख दो, किसी भी दिशा में उठा के रख दो, उसका द्रव्यमान सेम रहेगा। लेकिन भार की कोई गारंटी नहीं है, भार बदल सकता है। ठीक है, ऐसे ही और वेग में भी तुम पहला पॉइंट ये लिखते थे। क्या लिखते थे तुम ये लिखते थे वो हमारी अदिश है। ठीक है, जबकि जो वेग है वो हमारा सदिश है। ठीक है ना? जैसे तुम वेग बोलते हो, वेग माने वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन, है ना? और जहाँ पे डायरेक्शन आ जाए, जहाँ पे दिशा आ जाए, वो सदिश है भैया। और जहाँ पे दिशा नहीं आ रही है उस राशि को अपन अदिश बोलते हैं। ऐसे तुम दूरी और विस्थापन में करते थे। दूरी हमारी क्या है? दूरी हमारी सर जी अदिश है, क्योंकि इसमें दिशा मैटर नहीं करती। और विस्थापन क्या है? विस्थापन हम तभी बोलते हैं, विस्थापन को या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी अगर आपको दे दी जाए तो। आई बात समझ में? तो विस्थापन क्या हो जाएगी हमारी? विस्थापन हो जाएगी जी सदिश। समझे? तो ये जो सदिश आप यहाँ पे पढ़ते थे ना क्लास 9th में, क्लास 9th की साइंस में जो सदिश शब्द तुम सुनते थे, उसी सदिश की यहाँ पे बात हो रही है। बस फर्क ये है कि तुमने अभी तक साइंस में इसको सुना था और अब तुम मैथमेटिक्स में इसको समझोगे ना। सदिश बीजगणित का मतलब क्या हो गया? सदिश बीजगणित का मोटा मोटा मतलब ये हो गया कि तुमने सदिशों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, इनके बारे में सीखना है। बीजगणित होता क्या बेसिकली? जमा करना, गुणा करना, घटा करना, यही तो बीजगणित होता मोटा मोटा। ठीक है, तो सदिश बीजगणित का मतलब ये हो गया कि तुमने इस चैप्टर में सदिशों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, इनके बारे में सीखना है, इनकी प्रॉपर्टीज सीखनी है। समझ में आई? तो ये है मोटा मोटा पूरा चैप्टर आपका। ठीक है, अभी शुरुआत करते हैं इसकी। भाई सबसे पहले अपन ये समझते हैं ये सदिश है क्या, है ना? इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो सारी चीज़ें समझते हैं। ठीक है, तो सदिश के बारे में और गहराई से जानने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियों के बारे में। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। इसके बारे में तुम पहले जान लो, उसके बाद फिर मैं तुमको सदिश के बारे में और भी बताता हूँ। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं भाई? भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? तो एक डब्बा सा बना लो, उसमें लिख दो कि ऐसी राशियाँ, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, एडजस्ट कर लेना। ऐसी राशियाँ जिनको मापा जा सके, जिनको क्या किया जा सके? मापा जा सके, उसको अपन क्या बोलते हैं? भौतिक राशि बोलते हैं। जैसे
जैसे लंबाई होगी, लंबाई को माप सकते हो क्या? बिल्कुल माप सकते हैं सर जी, है ना। कई फुट में मापते, कई मीटर में मापते हैं, माप तो सकते हो। तो लंबाई को तुम माप सकते हो, तो ये क्या है? भौतिक राशि है। जैसे भार हो गया, या फिर तुम कह लो द्रव्यमान हो गया। भार और द्रव्यमान में फ़र्क है, ये चीज़ ध्यान रखना। मैं इनको इकट्ठा इकट्ठा जो लिख रहा हूँ, लेकिन फ़र्क है। तो भार और द्रव्यमान को तुम माप सकते हो कि नहीं माप सकते? बिल्कुल माप सकते हैं भैया। तुम्हारा द्रव्यमान कितना है बताना जरा एक बार। तो कहोगे सर मेरा द्रव्यमान, जैसे मैं अपना द्रव्यमान बताता हूँ। मेरा द्रव्यमान है 80 किलो। दिखता नहीं हूँ लेकिन मैं हूँ 80 किलो का। ठीक है, तो ये 80 किलो जो है ये मेरा क्या है बेटा? द्रव्यमान है। ठीक है, 80 नहीं हो भाई, 70 हो, खुश रहो तुम। तो सर 70 किलो ये मेरा क्या है? द्रव्यमान है, भार नहीं है। भार क्या होगा? भार होगा जब मैं 70 की गुणा कर दूंगा 9.8 से। 9.8 समथिंग समथिंग होता है। साइंस में तुमने पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन चैप्टर आता था क्लास 9th में। ठीक है, तो वहाँ पे तुमने पढ़ा होगा। मैंने 11th 12th में साइंस नहीं ली थी ना भाई। मेरे तो 11th में था आर्ट्स विद मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स था साथ में। ठीक है, तो उसमें मुझे क्या पता कि क्या चीज़ है, लेकिन 9th की साइंस तो मैंने अच्छी तरह से पढ़ी थी ना। तो वहाँ पे ये चीज़ होती थी कि 70 किलो तो आपका द्रव्यमान हो गया, और आपको भार निकालना है तो 70 की आप 9.8 समथिंग समथिंग से गुणा कर देते थे, तो फिर वो आपका भार निकलता था। जो भार होता है वो न्यूटन में मापा जाता है, समझ में आई? तो ये फ़र्क होता है इनमें। ठीक है, जिनके पास साइंस है वो इसको और अच्छी तरह से जानते होंगे। जितना मेरे को मालूम है उतना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए। तो ऐसी राशियाँ जिनको मापा जा सके, ऐसी कौन सी राशियाँ हैं? भार, भार, द्रव्यमान, लंबाई, और बताओ, और अपना स्पीड हो गई। ठीक है, या फिर तुम कह लो वेग। इनमें डिफरेंस है, चाल और वेग में डिफरेंस है भैया, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और बताओ, दूरी, विस्थापन। ठीक है, तो इनको अपन माप सकते हैं। तो ये सारी की सारी राशियाँ क्या हैं? भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, अब ऐसी कई राशियाँ होती हैं जिनको आप माप नहीं सकते। जैसे गुस्सा हो गया, क्या तुम गुस्से को माप सकते हो क्या? नहीं माप सकते सर जी। तुम ये थोड़ी कहोगे कि भाई आज तो मेरे को है ना एक बंदे पे 15 किलो गुस्सा आया, बोल सकते हो उसे? नहीं ना, गुस्से को नहीं मापा जा सकता। ऐसे प्यार को भी नहीं मापा जा सकता। तुम्हारे अपने माता पिता के प्रति जो प्यार है, क्या तुम उसको उसको माप सकते हो? ऐसे बोल सकते हो कि मम्मी मैं आपसे 50 किलो प्रेम करता हूँ, 100 किलो प्रेम पापा से करता हूँ, ऐसे बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। ठीक है ना। तो भौतिक राशियाँ कौन सी होती हैं? वो राशियाँ जिनको मापा जा सके, ये भौतिक राशियाँ हैं। ये भौतिक राशियाँ नहीं है बेटा, समझ में आई? ठीक है, अब जो भौतिक राशियाँ होती हैं दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक तो होती है अदिश, और एक होती है आपकी सदिश। ठीक है, अब अदिश क्या चीज़ है, सदिश क्या चीज़ है? अदिश के अंदर तो केवल और केवल मैग्नीट्यूड आता है। मैग्नीट्यूड माने, मैग्नीट्यूड माने वैल्यू। ठीक है, और सदिश के अंदर क्या होता है कि वैल्यू के साथ साथ मैग्नीट्यूड के, मैग्नीट्यूड कहो या फिर वैल्यू कहो, बात एक ही है। इसके साथ साथ डायरेक्शन भी आती है इसमें। ठीक है, इसका मतलब मैंने आपको बता ही दिया पहले, अभी वापस से बता देता हूँ। इतना नोट खोलो एक बार। देखो मैंने क्या कहा कि भाई अदिश में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है। जैसे इसका एग्जांपल देखो आप, लंबाई। लंबाई जो है ये हमारी अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि भाई उसमें जैसे तुमने किसी व्यक्ति से, तुम जैसे तुमने मुझसे अपनी ये बोले कि भाई सर आपकी लंबाई बताओ, तो मैं कह दूंगा भैया मैं तो 6 फुट का हूँ, है ना। तो जैसे मैंने 6 फुट का, तुम और कोई सवाल मुझसे नहीं पूछोगे, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, है ना। सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें 6 फुट बताने से मिल गई, है ना। मेरे हाइट के बारे में जो जितना तुम्हें जानना था वो सारा का सारा तुम्हें पता चल गया, 6 फुट बोलते मैंने, समझ में आई? ठीक है, तो लंबाई में क्या है, लंबाई हमारी एक अदिश राशि है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है 6 फुट। 6 फुट यहाँ पे जो 6 फुट है वो हमारी क्या, मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना। मैग्नीट्यूड के मैग्नीट्यूड के अलावा इसमें दिशा दुशा नहीं होती। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता कि भाई तुम दिशा चेंज कर दोगे तो मेरी लंबाई चेंज हो जाएगी। भाई अगर मान लो कि मैं सीधा खड़ा हूँ, ठीक है, तब तुम मेरी लंबाई मापोगे तब भी वैसी है। अगर मैं उल्टा हो जाऊँ, ऐसे उल्टा घूम जाऊँ, तब जो लंबाई नापोगे तो लंबाई वैसी रहेगी, है ना। ऐसा नहीं होता कि भाई मेरे को तुम अगर यहाँ पे नापोगे, यहाँ पे जब मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, अब तुम नापोगे मेरी हाइट तब भी सेम ही रहेगी। अब तुम मुझे अगर पानी में डुबा करके मापोगे तब भी मेरी हाइट सेम रहेगी, समझ में आएगी? तो हाइट क्या है कि तुम अगर मुझे चांद पे ले जाके मापोगे तब भी मेरी हाइट सेम रहेगी। तो हाइट जो है वो अदिश है भैया, दिशा से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, समझ में आ गई? तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज़,
द्रव्यमान, द्रव्यमान भी हमारा एक अदिश राशि है, ठीक है। आपका जितना द्रव्यमान धरती पर है उतना ही द्रव्यमान चांद पे होगा, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा आपका, ठीक है, लेकिन भार चेंज हो जाएगा। फर्क है ना, मैंने बताया तो आपको कि भैया भार और द्रव्यमान में फर्क है। जैसे मेरा द्रव्यमान है 70 किलो, है ना, चाहे धरती पर रखो चाहे मुझे चांद पे लेके जाओ, मेरा द्रव्यमान सेम रहेगा, समझ में आई, ठीक है। लेकिन अगर मैं भार की बात करूं तो 70 के 9.8 से गुना कर लो, लगभग 686 न्यूटन, भार को अपन न्यूटन में मापते हैं, तो मेरा जो भार है वो 686 न्यूटन है धरती पर। अगर तुम उसको चांद पे लेके जाओगे ना तो इसका 1/6 हो जाएगा, 1/6 माने कि लगभग 112 न्यूटन, समझ में आएगी, ये चीज़ है भाई। होगा क्या कि जो मेरा भार है ना वो चांद पर हल्का ही होगा, समझ रहे हो, फर्क समझना है इसमें। द्रव्यमान मेरा धरती और चांद पर सेम रहेगा। द्रव्यमान का मतलब ये होता है कि भाई मेरे अंदर कितना मेटल ठुसा हुआ है ना, मेरे अंदर कितनी चीज ढली हुई है, वो द्रव्यमान है मेरा, ठीक है। तो मेरा जो द्रव्यमान धरती पर होगा और मेरा जो द्रव्यमान चांद पर होगा दोनों सेम होगा, लेकिन चांद पर मैं हल्का महसूस करूंगा, मैं कोई मेरे को गोदी उठाएगा ना तो वो हल्का महसूस करेगा, हालांकि द्रव्यमान मेरा सेम है, धरती और चांद पर द्रव्यमान मेरा सेम है बेटा, लेकिन भार अलग अलग है ना, समझ, भार अलग अलग क्यों है इसका रीजन आप साइंस में समझना, लेकिन मोटा मोटा बता देता हूँ, क्योंकि जो चांद है उसकी ग्रेविटी जो है वो 1/6 होती है धरती से, है ना, धरती अपने अपने को खींचती है ना बेटा, ठीक है, तो इसलिए अपन थोड़े भारी दिखते हैं। चांद अपने को इतना नहीं खींचता, खींचता जरूर लेकिन इतना ज़्यादा नहीं खींचता, तो इसलिए वहाँ पे अपन हल्के होते हैं। ये मोटा मोटा फर्क बता दिया, बाकी तुम साइंस में पढ़ना भाई, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा, क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि द्रव्यमान जो है वो तो है अदिश। अदिश माने क्यों, अदिश कैसे, अदिश इस तरीके से कि अगर कि तुम किसी आदमी को धरती पर द्रव्यमान देख लो, चाहे तुम उसका चांद पर द्रव्यमान देख लो, द्रव्यमान सेम पाएगा, लेकिन भार जो है वो आपका सदिश है, ठीक है। ऐसे ही स्पीड जो होती है वो हमारी होती है अदिश। जब हम स्पीड बोलते हैं ना, स्पीड जैसे हम बताते हैं भाई मैं गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहा था, तो वो स्पीड आपकी। लेकिन जैसे आपने बोला ना कि मैं गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर दिशा की ओर चला रहा था, तो उसको तुम स्पीड नहीं बोलोगे, उसको तुम वेलोसिटी बोलोगे, समझ में आ गई। ऐसे डिस्टेंस, जैसे तुम बोलते हो कि यार मैं ना 5 किलोमीटर घूम के आया था, टहल के आया था 5 किलोमीटर, तो वो डिस्टेंस है। लेकिन अगर तुमने ये कहा कि भैया मैं तो 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर गया था, तो वो क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट, समझ में आया, क्लियर हुई बात है मेरी। तो लंबाई, द्रव्यमान, स्पीड, डिस्टेंस, ये सारी की सारी क्या है, अदिश हैं। भार, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सारे के सारे क्या हैं, सदिश हैं, ठीक है। फोर्स बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इसको समझाता हूँ तुमको मैं। फोर्स जो है इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है, इसको न्यूटन में मापते हैं। अब जो फोर्स है वो सदिश कैसे है वो समझाता हूँ, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे मान लो कि ये धरती है, ठीक है, ये जो धरती है यहाँ से तो प्लेन है और यहाँ से खड्डे खड्डे हो रहे हैं, है ना। एक बॉक्स मैंने यहाँ पे रखा है, इस बॉक्स का जो द्रव्यमान है ना वो है 2 kg भाई, ये जो बॉक्स है 2 किलो का है, ठीक है। तो हुआ क्या कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा है अपना ऐसे, ठीक है, इस बंदे ने इस बॉक्स पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया भाई, इस बंदे ने इस बॉक्स पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस तरफ है ना, ऐसे ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे धक्का दिया, तो धक्का दिया तो ये जो बॉक्स है ये थोड़ा सा खिसकेगा, ठीक है ना। अब यही सेम सिचुएशन वापस ले लो, बिल्कुल सेम सिचुएशन वापस ले लो, ठीक है, ये धरती अपनी, ये ऐसे थोड़ी थोड़ी खुरदुरी है, बिल्कुल सेम सिचुएशन ले रहा हूँ, बिल्कुल सेम डब्बा यहाँ पे रखा हुआ है, इसका बिल्कुल सेम वजन है भाई, है ना, बिल्कुल सेम सिचुएशन ले रहा हूँ बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन अब की बार फर्क क्या है, यहाँ पर तो क्या हुआ था कि इस बंदे ने यहाँ से धक्का दिया था ऐसे, और अब की बार फर्क क्या है कि ये जो बंदा है वो यहाँ पर खड़ा है और अब की बार ऐसे धक्का देगा इस तरफ से, 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा,
लेकिन दिशा चेंज कर दी। इस केस में तो बंदा जो था वो यहां पर धक्का दे रहा था, और इस केस में जो बंदा है वो यहां पर धक्का दे रहा है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो डब्बा है वो किस केस में ज्यादा दूर खिसकेगा, बताइए। 5 न्यूटन फोर्स यहां पे लगा, 5 न्यूटन फोर्स यहां पे लगा, सेम धरती, ठीक है ना, सेम डब्बा है और सेम ही इस डब्बे का द्रव्यमान है। बस फर्क क्या है कि भैया ये बंदा यहां पर धक्का दे रहा था और ये बंदा यहां पर धक्का दे रहा है। ये बंदा तो जहां पर खदकी थी वहां पर धक्का दे जा रहा था, और ये बंदा बिल्कुल प्लेन सरफेस में धक्का दे रहा है। तो किस केस में डब्बा ज्यादा ज्यादा दूर खिसकेगा, बताइए। 5 न्यूटन का फोर्स लगाने से किस किस केस में जब डब्बा जो ज्यादा दूर खिसकेगा? आपका आंसर इस केस में ज्यादा दूर खिसकेगा। ऑब्वियसली बात है, इस केस में खिंचेगा ना। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पर दिशा चेंज करने से जो आपका एंड रिजल्ट आया वो चेंज हो रहा है, समझ में आ गई। यहाँ पर जैसे मैंने दिशा चेंज की तो जो रिजल्ट आया, जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया, उसमें फर्क आ रहा है ना। लेकिन ऐसा द्रव्यमान में नहीं होता भैया, ठीक है। तुम मुझे चांद पे उठा के रख दो, चाहे धरती पे रख दो, मेरा द्रव्यमान सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन फोर्स में ऐसा नहीं था, यहाँ से धक्का दे रहा था और यहाँ से धक्का दे रहा था, तो रिजल्ट में फर्क आया, है ना। यहाँ पर जो मैंने धक्का दिया उससे ये जो डब्बा है वो जितनी दूर खिसका, सेम उतनी दूर पर ये नहीं खिसका भैया, समझ में। तो इसलिए जो फोर्स है वो हमारा क्या है, सदिश राशि। मोटा मोटा समझ में आ गया। इसके बारे में आप और ज़्यादा गहराई से है ना साइंस में पढ़ोगे बेटा, जितना मैथमेटिक्स के लिए जरूरी है उतना मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। ये हेडिंग डालिए आप, सदिश को निरूपित करना, सदिश को निरूपित करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एक वाई अक्ष है, ये एक एक्स अक्ष है, ठीक है। 1-1 सेंटीमीटर का मैं गैप बना लेता हूँ इस तरीके से, और 1 सेंटीमीटर को लेट से मैं 1 न्यूटन से मैप कर रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 1 न्यूटन को दर्शाता है, ठीक है। ठीक है सर। अब यहाँ पर इस ओरिजिन पर एक बॉक्स है लेट से, है ना। मैंने इस बॉक्स को क्या किया, मैंने इस बॉक्स को सबसे पहले इस एक्स अक्ष पर 4 यूनिट चलाया भाई। कितने यूनिट चलाया, 4 यूनिट। या फिर आप कह लो कि ये जो बॉक्स था यहाँ पे, इस बॉक्स के मैंने किक मारी, ठीक है। और जो मैंने किक मारी, जो मैंने फोर्स लगाया वो था 4 न्यूटन, ऐसे समझ लो तुम, ठीक है। तो ये जो बॉक्स था वो 4 खाने दूर जाके पड़ा, 1 2 3 4 ऐसे, है ना। अब ये बॉक्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसको मैं बोल रहा हूँ ए ओ, इसको मैं बोल रहा हूँ ओ, ठीक है। और इसको मैं बोल रहा हूँ लेट से ए, है ना। तो ये जो ओ ए हमारा बना है ना बेटा जी, ये जो हमारा ओ ए बना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर कैसे, वेक्टर ऑब्वियस ही बात है कि भैया ये मैंने फोर्स मारा है यहाँ पे, है ना, इसको लात मारी, फोर्स मारा है, तो फोर्स होता क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये ओ ए हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। नहीं तो तुम ऐसे ही समझ सकते हो कि भैया ये जो ओ ए है इसकी एक डायरेक्शन भी है और इसकी एक लेंथ भी है, तो ऑब्वियस ही बात है ये हमारा एक वेक्टर होगा, ठीक है। अब इस ओ ए को, ओ ए चूंकि एक वेक्टर है तो इसको तुम लिखोगे कैसे, इसको तुम इस तरीके से लिखोगे, ओ ए लिखोगे और इसके ऊपर ऐसे तीर लगा दोगे, ठीक है। समझ में आ गई। तो वेक्टर को तुम इस तरीके से निरूपित करते हो। नहीं तो एक दूसरे तरीके से भी निरूपित कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है सर जी, लेट्स से कि तुमने इस ओ ए को ए नाम दे दिया, है ना, तो तुम इसको ए वेक्टर से भी निरूपित कर सकते हो। समझ में आ गई, क्लियर है। होता क्या है कि जब एक तल पर बहुत सारे वेक्टर होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से है ना, ओ सी कह देता हूँ। एक वेक्टर कुछ इस तरीके से है, ओ डी कह देता हूँ इसको। तो जैसे एक तल पर बहुत सारे वेक्टर होते हैं तो उनको हम जनरली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, है ना। एक ही वेक्टर है तो उसको चाहे तुम ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन बहुत सारे अगर वेक्टर है ना तो अपन जनरली नाम दे देते हैं, जैसे इसको ए वेक्टर नाम दे दिया, इसको बी वेक्टर नाम दे दिया, इसको लेट से डब्ल्यू वेक्टर नाम दे दिया। तो अपन बहुत सारे वेक्टर होते हैं तो उसको अपन स्मॉल लेटर से लिखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। समझ में आ गई। तुम्हारी इच्छा है, तुम ऐसा लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख दो, तुम्हारी इच्छा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ
जब किसी प्लेन पर बहुत सारे वेक्टर होते हैं तो हम जनरली स्मॉल लेटर से उसके ऊपर तीर लगा कर लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं। समझ में आ गई? तो भैया जी ये वेक्टर को लिखने का तरीका है। ठीक है, आप ऐसे मत समझा करें कि वेक्टर का मतलब हमेशा डिस्टेंस होता है ना, भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी वेक्टर नहीं। वेक्टर मैंने आपको बताया तो है कि भैया वेक्टर जो है वो फोर्स भी वेक्टर है हमारा, ठीक है, स्पीड भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है ना, सॉरी गलत बोल गया, स्पीड नहीं, वेलोसिटी भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है। ये चीज़ें मैंने बताई तो आपको, तो आप ये मत समझा करें कि ये डिस्टेंस ही है, नहीं, ये फोर्स भी तो हो सकता है, ये फोर्स भी तो हो सकता है। समझ में आ गई? तो इस तरीके से अपन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो इसके ऊपर मैं तीर का निशान लगा रहा हूँ ना, इस तरीके से, ये जो मैंने तीर का निशान लगाया, इसका ये जो तीर वाला पोर्शन होता है ये हमारा होता है अंतिम बिंदु। इसको अपन क्या बोलते हैं? अंतिम बिंदु। और ये है हमारा प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि यार ओ ए वेक्टर में प्रारंभिक बिंदु क्या है, तो तुम कहोगे ओ ए वेक्टर में अंतिम बिंदु क्या है, तो तुम कहोगे ए। ठीक है ना, स्टार्ट तो यहाँ से हो रहा है, खत्म यहाँ पे हो रहा है जाके। ठीक है, अच्छा एक बात और, ओ ए वेक्टर और ए ओ वेक्टर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं भाई, ये बराबर नहीं है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ओ ए वेक्टर का मतलब ये है कि भाई ओ से स्टार्ट हो रहा है ए पे खत्म हो रहा है, और ए ओ वेक्टर का मतलब ये है कि ए से स्टार्ट हो रहा है ओ पे खत्म हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ओ की बजाय ए लिखता ना और यहाँ पे ओ लिखता, तब मैं इसको ए ओ वेक्टर बोलता। समझ में आ गई? क्लियर? अच्छा जी, और बातें सुनो। देखो, जो वेक्टर्स होते हैं ना, जो हमारे सदिश होते हैं, उनकी तीन खास गुणधर्म होते हैं। उनके सदिश के गुणधर्म, तीन मुख्य रूप से गुणधर्म होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला गुणधर्म होता है लंबाई। क्या होता है बेटा? लंबाई। जो सदिश होता है, कोई भी सदिश ले लो, लेट से अपन नाम दे देते हैं सदिश को, लेट से कि ए वेक्टर नाम दे दो आप। ठीक है, तो जैसे ये एक वेक्टर, ए वेक्टर एक, ये एक वेक्टर है बेटा, ठीक है, ये एक सदिश है, तो इसकी जो लंबाई होगी ना, इसकी जो लंबाई होगी, इसकी जो लेंथ होगी, उसको अपन इस तरीके से निरूपित करेंगे। समझे? किसी भी वेक्टर की जो लेंथ होती है उसको आप इस तरीके से निरूपित करते हैं। कई बुक्स में इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख दिया जाता है, जैसे ए वेक्टर की लेंथ अगर आप लिखना चाहें तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा लिखना चाहिए। कई बुक्स में ऐसा लिख दिया जाता है, वो उनकी समस्या है, लेकिन हम जब भी लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ठीक है सर जी। तो एक तो लंबाई हो गई, दूसरा पॉइंट इसको लिख लेना भाई साथ साथ, दूसरा पॉइंट होता है आधार। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर है, जैसे मान लो ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का जो आधार होगा ना, वो वह रेखा होगी, वह रेखा होगी जिसका ये जो ए वेक्टर है वो टुकड़ा है। ठीक है, जिसका ए खंड है। इसका मतलब समझाता हूं आपको मैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि यार ये जो ओ ए है ना, ये हमारा एक वेक्टर है, मैंने आपसे ये कहा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यार ओ ए वेक्टर का आधार बताओ, तो क्या होगा ओ ए वेक्टर का आधार? तो आप कहेंगे सर ओ ए वेक्टर का आधार ये जी एक्स अक्स होगा, ये पूरा पूरा, है ना। भाई किसी भी वेक्टर का जो आधार होता है ना, वो रेखा होती है, वो रेखा होती है जिसमें से तुमने वो वेक्टर उखाड़ा है। समझे? ये जो तुमने ओ ए वेक्टर लिया है, ये किसका हिस्सा था, किसका हिस्सा था, किसका टुकड़ा था? तो तुम कहोगे एक्स अक्स का टुकड़ा था। समझ में आ गई? तो किसी भी वेक्टर का जो आधार होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारी वो रेखा होती है जिसमें से हमने वो वेक्टर लिया था, वो टुकड़ा हमने लिया था। समझ में आया? जैसे मान लो कि मैं तुमसे पूछता हूँ कि भाई इस ओ सी, ये जो ओ सी है ना, ओ सी सिर्फ इतना है, यहाँ तक है। ठीक है, ये जो ओ सी वैक्टर है, या फिर कह लो तुम, या फिर ऐसा कह लो कि ये जो बी वेक्टर है, इसका आधार बताओ, तो तुम कहोगे इसका आधार जो है जी वो ये ग्रीन रेखा है, ये वाली जो रेखा आगे चल रही है ना, ये वाली रेखा है। समझ में आई? मतलब समझ में आया? तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखो आप, लंबाई हो गई, आधार हो गया, और तीसरा पॉइंट आपका अभिदिशा। अभिदिशा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे कह दे कि भाई ए बी वेक्टर,
की अभिदिशा बताओ, है ना, इसको मैं पिंक पेन से लिखता हूँ, ए बी वेक्टर की अभिदिशा बताओ, ये तुमसे किसने पूछ लिया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट बताओ। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ए था ना, तो तुम कह देना कि भैया ए बी वेक्टर की जो अभिदिशा है वो ए से बी है, ऐसे बोल देना, समझे। इसका स्टार्टिंग पॉइंट लिख दो, इसका अंतिम पॉइंट लिख दो। तो किसी भी वेक्टर की अभिदिशा बतानी है तो तुम ऐसे कहोगे कि ए बी वेक्टर की अभिदिशा ए से बी है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, उसका अंतिम पॉइंट बता दिया। तो ये 3 मैंने आपको सदिश के गुणधर्म लिखवाए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भैया सदिश जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। चलिए